हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनोज चौधरी हैप्पी कोडिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। HPSC PGT जो आपका कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है उसके लिए आपका डेटा स्ट्रक्चर की क्लास चल रही थी, जिसमें कल हमने फिनिश किया था हमारा एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। आज इस टॉपिक में हम देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन में हम लोग देखेंगे कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत होती है, कितने तरीके के होते हैं, साथ के साथ में जो हमारे पास मेन बिग ओ नोटेशन जो है उस नोटेशन के बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं वो हम जानेंगे, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि सबसे पहले एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है कि किसी भी जो मैं प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए या कोई भी एल्गोरिथम कितना टाइम लेगी या कितना स्पेस लेगी, उसके लिए ये क्या होता है कि एक मैथमेटिकल वे होता है। ठीक है, एक मैथमेटिकल वे में आप ये पता कर रहे होते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी एल्गोरिथम जो है उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे इनपुट की साइज अगर बढ़ती है, तो क्योंकि कल हमने देखा था कि जैसे जैसे इनपुट की साइज ग्रो करती है वैसे वैसे आपका स्पेस और टाइम दोनों ही बढ़ते हैं, और इसको हमने एग्जांपल से समझा था पिछली 2 क्लासेस के अंदर। ठीक है, तो कह रहे हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज अ मैथमेटिकल वे टू डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम एज इनपुट साइज ग्रोज। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ती है वैसे वैसे जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है वो क्या करता है कि परफॉर्मेंस जो है वो बताता है कि किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम के साथ आपकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या रहने वाली है। ठीक है, तो मेन क्या करेगा, ये आपकी परफॉर्मेंस को बताएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट फोकसेस ऑन ग्रोथ रेट नॉट एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइम। ये किस पे फोकस करता है, ग्रोथ रेट पे फोकस करता है, एग्जैक्ट टाइम पे नहीं करता है। क्योंकि कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है वो कभी भी टाइम नहीं बताएगा, सेकंड्स में नहीं बताएगा, मिनट्स में नहीं बताएगा। ठीक है, इनमें किसी चीज़ में नहीं बताएगा आपको कि कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, वो हमेशा किस पे बताता है, ग्रोथ रेट को बताता है। और ग्रोथ रेट अगर मैं बात करूं और वर्स्ट केस की बात करूं या नोटेशन की बात करूं, तो जो बिग ओ नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन में ही हम नॉर्मली पता करते हैं। तो बिग ओ नोटेशन के अंदर बताता है कि क्या ग्रोथ रेट रहने वाली है। ठीक है, अब बिग ओ नोटेशन के अंदर भी किस किस तरीके से मेजरमेंट होता है इन ग्रोथ रेट्स का, वो मेजरमेंट के जितने भी हमारे पास तरीके हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, वो सारी के सारी हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो बिग ओ 1 होता है ना, वो कब आता है, बिग ओ एन है वो कब आता है, बिग ओ एन स्क्वायर कब आता है। ठीक है, बिग ओ 2 की पावर n कब आता है, बिग ओ फैक्टोरियल n कब आता है, ये सब हम लोग देखेंगे। इस तरीके के लॉग n कब आता है, n लॉग n कब आता है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किस पे फोकस करता है, ग्रोथ रेट पे फोकस करता है, ना कि एग्जीक्यूशन टाइम या किसी मिनट या किसी सेकंड पे ये फोकस करता है। ये फोकस करता है, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो नोटेशंस पे फोकस करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो क्या है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन टेल्स हाउ फास्ट और स्लो एन एल्गोरिथम। ठीक है, कि इस बात को बताता है कि कितनी फास्ट और स्लो कोई एल्गोरिथम होगी बिकम्स व्हेन द इनपुट साइज बिकम्स लार्ज। जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी जो भी एल्गोरिथम आपके पास है, उस एल्गोरिथम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो क्या रहेगी, क्या वो फास्ट रहेगी या वो स्लो रहेगी। अगर एक से ज़्यादा एल्गोरिथम्स हैं और उनके बीच में अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस केस में क्या रहने वाली है, वो सारी के सारी कौन बताता है आपका, ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन ही बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि वाई डू वी यूज एसिम्प्टोटिक नोटेशन, क्यों हम लोग यूज करते हैं, एक्चुअल में एसिम्प्टोटिक नोटेशन की जरूरत हमको क्यों पड़ती है। ये हमने पिछली क्लासेस में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि हमको एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ती है। अब देखो, एनालिसिस एल्गोरिथम से ही जुड़ा हुआ जो टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन ही है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या करता है भाई, ये बताता है कि कोई स्पेसिफिक जो एल्गोरिथम है उसकी ग्रोथ रेट क्या रहेगी। अगर हम नोटेशन की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ नोटेशन की हम बात कर रहे हैं कि नोटेशंस के टर्म्स में क्या ग्रोथ रेट रहेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या कह रहा है कि एक्चुअल रनिंग टाइम डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर, कंपाइलर एंड सिस्टम। मैं कह रहा है कि कोई भी सिस्टम जो परफॉर्म करेगा एक्चुअल में वो किसी भी सिस्टम के हार्डवेयर के ऊपर, उसके कंपाइलर के ऊपर, ठीक है, या उस पर्टिकुलर कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, सेकंड्स की बात हो रही है या मिनट्स की बात हो रही है ना, इनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर लेकिन हो क्या सकता है, यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई हो सकता है कि किसी के सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लो है, किसी के सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन हाई है, तो उस केस में कोई भी जब एल्गोरिथम चलेगी तो उसके टाइम ड्यूरेशन में इम्पैक्ट 100% पड़ेगा। भाई जिसका जो सिस्टम है उसका कॉन्फ़िगरेशन हाई है, इसका मतलब उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात अच्छी रहेगी, किसी का लो है तो उसकी लो रहेगी। तो उससे हम ये नहीं पता कर सकते कि कोई पर्टिकुलर जो एल्गोरिथम है वो सही मायने में बेस्ट है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, उसके लिए हम नोटेशंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन रिमूव्स दीज फैक्टर्स एंड प्रोवाइड्स अ फेयर कंपैरिजन, यानी कि हार्डवेयर जो फैक्टर हो गया, कंपाइलर फैक्टर हो गया या सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर हो गया, इसको रिमूव करता है और फेयर कंपैरिजन होना चाहिए इनके बीच में। ये मतलब नहीं है कि किसका सिस्टम हाई है किसका सिस्टम लो है, ऐसा कुछ नहीं बताता है। ये सिर्फ ये बताएगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है ना, अगर बिग ओ नोटेशन में बात करें तो बिग O1 है या बिग ON है या बिग ON² है, उसमें बताता है। ठीक है, तो मेन यूज क्या है, टू कंपेयर एल्गोरिथम्स इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन, यानी मशीन के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होकर उनको कंपेयर करेगा और कंपेयर करके जो ये एसिम्प्टोटिक नोटेशंस है इनकी फॉर्म में आपको बताएगा कि आपकी एल्गोरिथम फास्ट रहेगी या स्लो रहेगी, टू प्रिडिक्ट परफॉर्मेंस फॉर लार्ज इनपुट। और जैसे जैसे आपका इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, हाई रहेगी, लो रहेगी, किस तरीके की रहेगी, उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है, उसको क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है। ठीक है, थर्ड क्या कर रहा है, टू चूज अ बेटर एल्गोरिथम, यानी कि कल भी मैंने आपको बताया था, पिछली 2 क्लासेस में आपको बताता आ रहा हूं कि आपके पास जो भी एल्गोरिथम आपको मिली, ठीक है, उन एल्गोरिथम्स में से जो बेस्ट है, बेस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस, जो भी बेस्ट है वो आपके लिए चूज करके देगा, वो आपके लिए निकाल कर लेकर आएगा कि भाई ये आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि पिछली 2 क्लास में हम लोग सिर्फ यही पढ़ रहे थे कि किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज करने की हमको जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने पढ़ी क्यों जरूरत पड़ी, अब उसको एनालाइज करने का तरीका हम देख रहे हैं। तो एनालाइज किससे करेंगे, एसिम्प्टोटिक नोटेशन से हम लोग उसको एनालाइज करेंगे। टाइप क्या है, 3 तरीके के हमारे पास होते हैं। एक बिग ओ नोटेशन होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास बिग ओमेगा रहता है और एक बिग थीटा रहता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो हम लोग पढ़ते हैं वर्स्ट केस वाला, इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला जो नोटेशन है वो कौन सा है, बिग ओ नोटेशन है। एग्जाम्स में सबसे ज्यादा इसी के बारे में क्वेश्चन आएंगे, इसी के बारे में पूछा जाएगा। किसके बारे में, बिग ओ नोटेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, बिग ओमेगा, बिग ओ थीटा, सिर्फ आपको जानना है कि इनमें से कौन सा किस काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले बिग ओ नोटेशन के बारे में जान लेते हैं। बिग ओ नोटेशन क्या है। बिग ओ नोटेशन क्या बात करता है, बिग ओ नोटेशन ये बात करता है कि किसी भी एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट होने के लिए मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगेगा। ठीक है, मैक्स टू मैक्स किसकी बात करता है, ये मैक्स की बात करता है। किसकी बात करता है, मैक्स, या फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये वर्स्ट केस की बात करता है। भाई सबसे खराब केस क्या रहने वाला है, इससे ज्यादा खराब कुछ हो ही नहीं सकता, वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यानी इसे हम एक और टेक्निकल नेम से जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे हम बोलते हैं अपर बाउंड। क्या बोलते हैं, अपर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब जो भी मैक्स है या फिर वर्स्ट केस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम का जो अपर बाउंड है उसकी बात करता है। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, है ना, मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लग सकता है, इसकी बात करता है। यानी कि जो वर्स्ट है उस वर्स्ट की बात करता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है। ठीक है, बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम टाइम और वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा और उसकी वर्स्ट परफॉर्मेंस किसी भी एल्गोरिथम की क्या रह सकती है। 10 एल्गोरिथम में आपके पास, उन 10 में से कौन सी वर्स्ट है, ठीक है, उसकी ये बात करेगा। तो क्या करता है ये वर्स्ट भी बहुत सारी हो सकती है। वर्स्ट हो सकता है कि आपका बिग ओ एन हो सकता है बिग ओ N² हो। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो उसमें से आप किसको चुनोगे, इसको चुनोगे। ठीक है, तो क्या होगा कि ये क्या करता है, ये वर्स्ट जो है वर्स्ट केस की यहां पर बात करता है। जैसे इधर हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लो कि मेरे पास यहां पर एक एरे है। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 5 7 9 2 4 7 6। अब इसमें मुझे एक एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, मान लो मुझे इसमें कोई भी एक एलिमेंट ढूंढना है, तो उस एलिमेंट को ढूंढने के लिए जो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, या तो वो एलिमेंट कहां पर हो, लास्ट में पड़ा हुआ हो, ठीक है, या फिर इसके अंदर हो ही ना। ठीक है,
या तो वो लास्ट में हो या हो ही नहीं। सबसे वर्स्ट केस यही तो होगा कि मैं ढूंढता 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 लास्ट में पहुंचा, मुझे मिल गया, या फिर मैं ढूंढते 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 सारा चेक कर डाला, मुझे नहीं मिला। तो ये उस वर्स्ट केस को ढूंढता है। तो उस केस में ये क्या करता है, ये कहता है कि भाई मुझे तो सबसे वर्स्ट केस चाहिए। अब बेस्ट केस की बात करते हैं तो बेस्ट केस में क्या, आप ढूंढने निकले और आपको जो फर्स्ट एलिमेंट पड़ा हुआ है वो फर्स्ट एलिमेंट ही आपको मिल गया, तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए बेस्ट केस हो गया। क्या हो गया, बेस्ट केस। एवरेज केस क्या हो गया कि आप निकले, कहीं आपको यहां मिल गया, कभी यहां मिल गया, कभी यहां मिल गया। एवरेज केस क्या होता है कि आपके मल्टीपल जो रिजल्ट्स निकलते हैं उनमें से हम निकालते हैं कि हाँ ठीक है ये एवरेज निकल रहा है इसका, ठीक है। तो यहां पर हम वर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो वर्स्ट केस में क्या कर रहा है कि किसको रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और वर्स्ट परफॉर्मेंस क्या रह सकती है उसकी ये बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट टेल्स द मैक्सिमम टाइम एन एल्गोरिथम कैन टेक। ये किसकी बात करता है, ये मैक्सिमम टाइम की बात करता है कि कोई एल्गोरिथम मैक्सिमम कितना टाइम ले सकती है, मैक्सिमम कितना ज्यादा टाइम ले सकती है कोई एल्गोरिथम, उसकी यहां पर क्या कर रहा है, उसकी ये बात कर रहा है। यूज केस में हम क्या कर सकते हैं, सर्चिंग अ नेम इन अ लिस्ट। अगर हम किसी एक लिस्ट में नाम को सर्च कर रहे हैं तो उसका वर्स्ट केस क्या हो सकता है, नेम फाउंड एट लास्ट पोजीशन। या तो 100 बच्चों की लिस्ट आपके पास पड़ी हुई है, या तो जो आप नाम ढूंढ रहे हो वो सबसे लास्ट में 100वें नंबर पे पड़ा हुआ हो, या फिर एल्गोरिथम चेक्स ऑल एलिमेंट्स। अगर 100वें नंबर पे आपको जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे 100 के 100 एलिमेंट्स को चेक करना पड़ेगा, या फिर वो मिले ही ना, ठीक है। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स द वर्स्ट केस विच इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बिग ओ नोटेशन। यानी ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन किसको रिप्रेजेंट करती है, वर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करती है, और बिग ओ नोटेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, बिग ओ नोटेशन के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बिग ओमेगा। किसकी क्या है, बिग ओमेगा। बिग ओमेगा क्या करता है, ये भाई बेस्ट केस की बात करता है। किसकी बात करता है, बेस्ट केस की बात करता है। यानी कि बेस्ट केस का मतलब क्या है, बेस्ट केस का मतलब है लोअर बाउंड। पूछ लिया जाता है कि लोअर बाउंड की कौन बात करता है, बिग ओमेगा करता है। किसकी, लोअर बाउंड की। बेस्ट केस अभी मैंने बताया कि आपके पास एक लिस्ट है 100 बच्चों की, उसमें आप किसी बच्चे को ढूंढने निकले और निकलते ही वो फर्स्ट बच्चा जिसको आप ढूंढ रहे हो वही आपको मिल जाए उस लिस्ट में, वो क्या आपके लिए बेस्ट केस है। तो सिर्फ ये बेस्ट केस की बात करता है। तो ये कह रहा है कि बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी भी एल्गोरिथम के लोअर बाउंड की बात करता है। लोअर बाउंड का मतलब मिनिमम टाइम, कम से कम कितना टाइम लगेगा उसकी बात करता है। बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट्स द मिनिमम टाइम और बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिथम। यानी कि बिग ओ नोटेशन क्या करता है, मिनिमम टाइम की बात करता है और बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करता है किसी भी एल्गोरिथम की, किसकी बेस्ट परफॉर्मेंस क्या रहेगी, ठीक है। इट टेल्स द मिनिमम टाइम एन एल्गोरिथम विल टेक। किसकी बात करेगा कि कोई भी एल्गोरिथम मिनिमम कितना टाइम लेगी, उस मिनिमम टाइम की ये बात करता है, ठीक है। जैसे आप नाम सर्च कर रहे हो किसी लिस्ट के अंदर, नेम फाउंड एट फर्स्ट पोजीशन, आपको नाम जो है फर्स्ट पोजीशन में मिल गया, एल्गोरिथम स्टॉप्स इमीडिएटली। यानी कि एल्गोरिथम क्या थी, एल्गोरिथम ये थी कि आप नाम ढूंढते हुए चल रहे हो, ठीक है। आपके पास पहला नाम यहाँ रखा हुआ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब पिछली एल्गोरिथम जो बिग ओ नोटेशन थी उसने तो क्या किया, पहले इसको सर्च किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर लास्ट में उसको मिल गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें उसको फर्स्ट टाइम मिल गया। अब जैसे उसको फर्स्ट टाइम मिला, आगे वाले को वो चेक ही नहीं करेगा। तो इसलिए क्या कर रहा है कि एल्गोरिथम है वो इमीडिएटली बंद हो जाएगी। अगर काम करना बंद कर देगी, अगर उसको क्या मिलेगा, उसको फर्स्ट टाइम पर ही अगर मिल गया, फर्स्ट टाइम अगर मिल गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एल्गोरिथम काम करना बंद कर देगी, ठीक है। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट द बेस्ट केस विच इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग बिग ओमेगा नोटेशन, ठीक है। यानी कि ये क्या करता है, ये बेस्ट केस की बात करता है, जिसे हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बिग ओ नोटेशन के थ्रू इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बिग थीटा, बिग ओ थीटा, ठीक है। ये हमारे पास बिग थीटा हो गया। बिग थीटा क्या करता है कि बिग थीटा नोटेशन रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट एंड एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम। भी वो ये एनालिसिस करता है कि भी एग्जैक्ट कितना टाइम लग सकता है या एवरेज कितना टाइम लग सकता है। ये एवरेज की बात करता है, यानी कि ना तो ये लोएस्ट टाइम की बात कर रहा है, ना ही ये हाईएस्ट टाइम की बात कर रहा है, ना ही ज्यादा की बात कर रहा है, ना ही ये कम की बात कर रहा है। तो बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट एंड नॉर्मल बिहेवियर ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम के एग्जैक्ट या नॉर्मल बिहेवियर की बात करता है, और ये क्या करता है, दोनों, इन दोनों को एक साथ बताता है कि अपर और लोअर जो है इसका एवरेज टाइप ये निकाल कर आपको देता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देते हैं कि एल्गोरिथम ऑलवेज टेक्स ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ स्टेप्स, इन सच केस बिग ओ नोटेशन इज यूज्ड। अगर आपकी कोई एल्गोरिथम है वो हर बार सेम नंबर ऑफ स्टेप्स अगर काम में ले रही है, तो क्या है, वो आपको एवरेज केस में मानी जाएगी। नॉर्मली अपर और लोअर जो बाउंड है इनको एक साथ दिखाता है, इनका एवरेज निकाल कर ये देता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन में क्या है, बिग ओ, ठीक है, बिग थीटा
और बिग ओमेगा और बिग थीटा, ठीक है। अब ये किसकी बात कर रहा है, अपर की, ये किसकी बात कर रहा है, लोअर की, और ये बात किसकी कर रहा है, एग्जैक्ट बाउंड की। इसे वर्स्ट केस बोलते हैं, इसे बेस्ट केस बोलते हैं, और इसे एवरेज केस हम लोग बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम की बात करता है, मिनिमम टाइम की बात करता है, और नॉर्मल बिहेवियर की ये बात करता है, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, एसिम्प्टोटिक नोटेशन हेल्प्स एनालाइज एल्गोरिथम परफॉर्मेंस थ्योरेटिकली, यानी कि थ्योरेटिकली किसी भी एल्गोरिथम की क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है ये उसकी बात करेगा। इट अलाउज फेयर कंपैरिजन बिटवीन एल्गोरिथम्स, और एल्गोरिथम्स के बीच में जो फेयर कंपैरिजन होता है उसकी यहां पर ये बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अंडरस्टैंडिंग एसिम्प्टोटिक नोटेशन इज एसेंशियल इन डीएसए। डीएसए के अंदर अगर आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो है समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं समझा तो आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से नहीं समझ पाओगे, और ना ही आप ये समझ पाओगे कि कौन से एल्गोरिथम जो है वो दी गई एल्गोरिथम में से बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्मेंस किसकी रहेगी, ये समझना आपके लिए क्या हो जाएगा, ये समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बिग ओ नोटेशन के अंदर, कॉमन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लीजिए। पहला कांस्टेंट टाइम, ठीक है, क्या है, कांस्टेंट टाइम जिसको हम बोलते हैं बिग ओ 1, ठीक है। लीनियर टाइम जिसे हम बोलते हैं बिग ओ एन, क्वाड्रेटिक टाइम जिसे हम बोलते हैं बिग ओ एन स्क्वायर, एक है लॉगरिथमिक जिसे हम बोलेंगे बिग ओ लॉग एन, एक है लीनियरथमिक टाइम बिग ओ एन लॉग एन, ठीक है। एक है हमारा एक्सपोनेंशियल टाइम जिसे हम बोलेंगे बिग ओ टूज पावर एन, एक हमारे पास फैक्टोरियल भी होता है, इसमें हमने नहीं लिया है, उसको हम बोलते हैं बिग ओ फैक्टोरियल एन, ठीक है। ये कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है जिनके बारे में हम लोग वन बाय वन जानेंगे। सबसे पहले कांस्टेंट टाइम की हम बात कर लेते हैं। कांस्टेंट टाइम क्या करता है, वो ये बताता है कि अगर किसी एल्गोरिथम को चलने में हमेशा सेम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, हर बार नंबर ऑफ ऑपरेशंस इनपुट साइज के हिसाब से अगर नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि हर बार फिक्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इनपुट साइज बढ़ाई और आपका जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो भी बढ़ गए, यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या कह रहा है कि द एल्गोरिथम टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम फॉर एनी इनपुट साइज, किसी भी इनपुट साइज में, कम हो ज्यादा हो, कैसे भी इनपुट साइज आपने दी हो, उसके अंदर क्या है, सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो यहां पर ये लेता है। जैसे इस एग्जांपल को देखो, सिंपल मैंने एडिशन का एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें इस प्रोग्राम को आप जितनी बार भी चलाओगे, हर बार जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म होने वाले हैं, एक ये असाइनमेंट हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, एक एडिशन और 3 असाइनमेंट ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। अब इस प्रोग्राम को एक बार चलाओगे तो भी इतने ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, 10 बार करोगे तो भी इतने, 1000 बार चलाओगे तो भी उतने ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म होने वाले हैं। तो क्या करा है, ओनली 1 एडिशन ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। यहाँ अगर हम सिर्फ एडिशन ऑपरेशन की बात करें तो एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और अगर हम बाकियों को काउंट करें तो टोटल 4 ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इवन इफ इनपुट साइज चेंजेस, अगर इनपुट आप 10 की जगह 50 दे दो, 20 की जगह 200 दे दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ऑपरेशन तो एक ही परफॉर्म होगा अगर हम एडिशन की बात करें, और अगर सारे ऑपरेशंस की बात करें तो 4 ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इवन इफ इनपुट साइज चेंजेस, टाइम रिमेन्स द सेम, सेम टाइम यहाँ पर रहने वाला है, यानी नंबर ऑफ ऑपरेशंस है वो यहाँ पर क्या है, सेम रहने वाले हैं, ठीक है। सेकंड है हमारे पास लीनियर टाइम, ठीक है। कौन सा है, लीनियर टाइम। अब लीनियर टाइम क्या होता है, सुनना ध्यान से। लीनियर टाइम का मतलब ये है कि आप नॉर्मली हम लीनियर टाइम में क्या करते हैं कि एक लूप चलाते हैं, फॉर लूप, सिंगल फॉर लूप, ऐसा कोई नेस्टेड फॉर लूप की हम बात नहीं करते। एक सिंगल फॉर लूप चलता है, और सिंगल फॉर लूप जो है वो एन टाइम चलता है। कितना टाइम चलता है, एन टाइम। तो क्या कर रहा है कि एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेस लीनियरली विद इनपुट साइज। इनपुट साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका जो टाइम है वो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, बढ़ेगा। जैसे यहां पर मैं बात कर लेता हूं, यहां पर अभी जो 5 है, जैसे मेरे पास एक एरे है, इस एरे के अंदर एरे की साइज मेरे पास 5 है, मुझे 5 नहीं यहाँ पर n लेनी चाहिए थी। जैसे यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया सबसे पहले n, और 5 की जगह मैंने डाल दिया n, और इसको भी चलाया मैंने n, ठीक है। यहाँ पर सब n होना चाहिए। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, n की वैल्यू मान लो 5 है, तो ये जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे या कितनी बार होंगे, 5 टाइम्स होंगे। n की वैल्यू 50 करेंगे तो 50 टाइम्स, 500 तो 500 टाइम्स, 5000 तो 5000 टाइम्स। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ये जो आपका
लूप है और ये जो एरे है, एरे की साइज भी बढ़ती जाएगी और जो लूप है वो उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करेगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा ये चलेगा। तो क्या कह रहा है कि द लूप एक्सेसेस ईच एलिमेंट 1 by 1, यानी लूप है वो हर एक एलिमेंट को 1 by 1 एक्सेस कर रहा है। एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेज द लूप रन्स मोर टाइम्स, जैसे जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ेंगे, पहले 5 थे तो 5 बार घूमेगा, अगर n हम 10 करते हैं तो 10 बार घूम जाएगा, n 100 करेंगे तो 100 बार घूमेगा, n 1000 करेंगे तो 1000 घूमेगा। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा n होगा उतनी ज्यादा बार इसको घूमना पड़ेगा और जितनी ज्यादा बार घूमेगा उतनी ज्यादा बार इसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जैसे जैसे आपकी n बढ़ेगी वैसे वैसे ये भी आपका इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम क्या होता है? n स्क्वायर। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर n के साथ क्या क्या हो सकता है। जैसे ये इंपॉर्टेंट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से आपको पता होना। जैसे मैंने यहाँ पर एक लूप चला मेरे पास यहाँ पर i से, i को मैंने 1 से चलाया और i लेस देन इक्वल्स टू मैंने 5 चला दिया, ठीक है, और यहाँ कर दिया मैंने i प्लस प्लस, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कोई भी कोड लिख दिया। अब पूछा जाएगा भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, तो हम सीधा सीधा ये कहेंगे भाई हमने फिक्स कर दिया n को 5 से, तो n क्या करेगा, n हमेशा 5 टाइम्स चलेगा, और अगर n 5 टाइम्स चलेगा तो इसका मतलब क्या, कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स चल रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है, बिग O 1 रहने वाली है। लेकिन अगर मैं इसको n कर दूंगा तो अब n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, यानी डिपेंडेंसी किसके ऊपर होगी, n के ऊपर होगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O n यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा और भी है, और क्या है, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पर n है, ठीक है, और एक लूप मैंने अंदर और ले लिया j में 1 पड़ा हुआ है, j लेस देन इक्वल्स टू मैंने n कर दिया और j को प्लस प्लस कर दिया। अब इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहने वाली है कि नेस्टेड लूप है, तो n इंटू n हो जाएगा। n इंटू n का मतलब क्या है, n इंटू n का मतलब n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O n स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर n की जगह ये m होता, ऊपर वाला n टाइम चल रहे हैं, अंदर वाला m टाइम चल रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, n इंटू m हो जाएगा, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी बिग O n इंटू m यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा, क्लियर है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि जो मेरा आउटर लूप है वो आउटर लूप मेरा चल रहा है कहां से, i इक्वल्स टू इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 5 और i प्लस प्लस। आउटर लूप चल रहा है कांस्टेंट टाइम, और इनर लूप जो चल रहा है मेरा 4 इंट j इक्वल्स टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू n और j प्लस प्लस। अगर इस तरीके से मेरा चल रहा है लूप, तो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ये रहेगी 5 इंटू n यानी कि 5n। तो उस केस में कांस्टेंट को हटा दिया जाता है और जो बड़ा वाला होता है हमारे पास, क्योंकि n बड़ा है, क्योंकि n बड़ा हो सकता है, n में अगर 5 नहीं है तो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो उस केस में अगर 5n दिया हुआ है तो 5 को आपको हटाना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग O n रहेगी। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट को हटा दिया जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि 4 यहाँ पर इंट, ठीक है, i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n, i प्लस प्लस मैंने यहाँ पर लिखा और ये मैंने यहाँ पर बंद कर दिया। अब इसके नीचे एक लूप और बनाया मैंने यहाँ पर, इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू n और i प्लस प्लस, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या है, n है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको n की जगह 5 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 5 है, तो इसकी क्या है 1, यानी बिग O 1 है, और इसकी क्या है, इसको बिग O n है। अब इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा ये वाला है। तो इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगी, बिग O n हो जाएगी, छोटे वाले को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, ठीक है। अगर इसकी भी n होती तो क्या बनता है, ये यहाँ पर n प्लस n बनता, और जब प्लस होता है तो प्लस में किसी एक को रखेंगे, अगर इक्वल होता है तो एक को रखेंगे, छोटा होता है तो छोटे को हटा देंगे, बड़े को रख लेंगे, तो इसमें हम एक को हटा देंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, बिग O n रहेगी। अगर ये ऊपर वाले में कहीं कुछ ऐसा होता कि फोर लूप के अंदर एक j भी चल रहा होता और j कहां तक चल रहा हो, n टाइम चल रहा होता, तो n इंटू n करके अंदर अगर ये n स्क्वायर हो और ये n हो, तो उस केस में क्या बनेगा, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, n में बड़ा कौन सा, n स्क्वायर, छोटे को हटा देंगे, बिग O n स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस बनते हैं, जिन केसेस में आपको क्या करना होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको देखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से लूप बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि लूप से आपको पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। अब जैसे कि अब हम आगे बात कर रहे हैं किसकी, हम आगे बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक
टाइम की। एन स्क्वायर की तो सब सिंपल सी बात है, एन स्क्वायर का मतलब एक आउटर लूप होगा, एक इनर लूप होगा, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेस्टेड लूप की। और अगर बाहर वाला भी एन चल रहा है, अंदर वाले भी एन चल रहा है, इसका एन स्क्वायर हो गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, एन स्क्वायर रहेगी। बाहर वाला एन और अंदर वाला अगर एम चल रहा होता तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ओ एन इंटू एम हो जाती है, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हो जाती है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एन स्क्वायर को निकालते हैं। तो एग्जीक्यूशन टाइम इंक्रीजेस वेरी फास्ट एज इनपुट ग्रोज, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा ये बहुत ज्यादा तेज होगा। मतलब अभी तक हमने 3 पढ़ लिए, जिसमें सबसे फास्टेस्ट कौन सा था, सबसे फास्टेस्ट ये, यानी कि सबसे तेज ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते थे। फिर इससे स्लोअर कौन रहता था, इससे स्लोअर रहता था बिग ओ एन, ठीक है। और बिग ओ एन जो है वो किससे बड़ा है, वो बड़ा है, वो फास्ट किससे है, वो एन स्क्वायर से फास्ट है, ठीक है। क्योंकि एन स्क्वायर क्या है, एन स्क्वायर उससे भी स्लो चलता है, क्योंकि एन स्क्वायर के अंदर इनर लूप आ गया, तो पहले एक बार आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप चलेगा जितनी बार चलना होगा, फिर एक बार आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप जितनी बार चलना होगा फिर चलेगा, फिर आउटर लूप चलेगा, फिर इनर लूप जितनी बार चलना होगा उतनी बार चलेगा। इस तरीके से प्रोसेस तब तक रहेगी जब तक आउटर लूप बाहर नहीं हो जाता। तो ज्यादा बार चलना पड़ेगा तो ज्यादा स्लो हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट कौन सा है, सबसे फास्टेस्ट जो है वो ये है इन तीनों में, और ये क्या है, ये स्लोएस्ट है। ये क्या है, ये स्लोएस्ट है, ये सबसे स्लो चलेगा, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लॉग एन। अब एक एग्जांपल हमने कल परसों की क्लास में हमने देखा था बाइनरी सर्च वाला, ठीक है। किसका देखा था, बाइनरी सर्च वाला। अब बाइनरी सर्च में क्या होता है, बाइनरी और एक लीनियर, दो हमने पढ़ा था, ठीक है। एक हमने अभी अभी पढ़ा लीनियर, ये पढ़ा ना लीनियर टाइम। तो लीनियर टाइम तो क्या होता है, बिग ओ एन। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथमिक टाइम पढ़ रहे हैं। लॉगरिथमिक टाइम में क्या है कि हर बार आपकी प्रॉब्लम क्या होती है, आधी टूटती है, हाफ हो जाती है। हर बार प्रॉब्लम को क्या किया जाता है, आधा तोड़ दिया जाता है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर हम इसको बोलते हैं। तो जब भी आपकी प्रॉब्लम आधी टूटती है तो उसके लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है वो रहती है बिग ओ लॉग एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि ये बिग ओ एन जो है इससे फास्ट होती है, ये क्या होती है, ये स्लो होती है। क्योंकि बिग ओ एन तो क्या करता है, लीनियर। लीनियर का मतलब किसी भी एरे के हर एक एलिमेंट को वर्स्ट केस में क्या करेगी, एक्सप्लोर करेगी। लेकिन ये क्या करेगा, ये रैंडम जाएगा, पहले आधा तोड़ लेगा, आधा तोड़ने के बाद देखेगा कि मुझे राइट जाना है लेफ्ट जाना है, ठीक है। क्योंकि सॉर्टेड एरे में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था बाइनरी का, पिछली क्लास देखना तभी समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूं, उससे तुम कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो फिर देखेगा कि राइट जाना है तो राइट जाएगा, राइट जाके फिर राइट वाले को आधा तोड़ेगा। इसका मतलब क्या करेगा, हर बार प्रॉब्लम को तोड़ता है, यानी प्रॉब्लम को डिवाइड करता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, लॉग एन रहने वाली है। क्या रहने वाली है, लॉग एन रहने वाली है। और अगर पिछले 3 हमने पढ़े तो उसका सीक्वेंस अगर हम देखें तो बिग ओ 1 फास्टेस्ट, ठीक है, देन उसके बाद बिग ओ लॉग एन, देन उसके बाद बिग ओ एन, और उसके बाद बिग ओ एन स्क्वायर। ये यहां पर रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि लॉग एन जो है वो एन से फास्ट है, क्योंकि एन पूरी की पूरी लिस्ट को चेक करता है, ये तोड़ तोड़ के आधा 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 तोड़ तोड़ के क्या करता है, प्रॉब्लम को छोटा करता हुआ चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। जैसे यहां पर देखो, ये जो लूप हमने दिया हुआ है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और i इक्वल्स टू i डिवाइड बाई 2। i हमारा 16 से चलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, 16 से अगली बार डिवाइड बाई 2 करते कितना हो जाएगा, 8, 8 से हो जाएगा 4, 4 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 1, और 1 से जैसे हम आगे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, कंडीशन हमारी मतलब फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होती है तो कितनी बार चला, ये चला हमारे पास 1 2 3 4 मैक्सिमम 5 एफर्ट्स में चला, ठीक है। 5 एफर्ट, 5 में तो चला ही नहीं, क्योंकि 1 इज ग्रेट, i इज ग्रेटर देन 1 नहीं है, क्योंकि 1 हमारे पास हो जाता है। 4 ही बार चला, इसका मतलब चलना चाहिए था 16 बार, लेकिन चला कितनी बार, 4 बार। इसका मतलब प्रॉब्लम हर बार आधी 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 टूटती हुई चलेगी। तो लूप सिर्फ 4 बार चला है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हर बार तोड़ता हुआ चलता है। तो क्या कर रहा है कि इन लॉगरिथमिक टाइम द लूप डज नॉट रन फॉर एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के लिए नहीं चलता है, ठीक है। द लूप रिड्यूसेस द प्रॉब्लम साइज इन एवरी स्टेप। लूप जो है वो प्रॉब्लम को हर एक मतलब क्या करता है कि रिड्यूस करता है प्रॉब्लम को हर एक स्टेप पे। पहली बार 16 चलना था, अगली बार 8 ही चल रहा है, यानी प्रॉब्लम को उसने छोटा कर दिया। अगली बार 4 ही चल रहा है और छोटा कर दिया, अगली बार 2 ही चल रहा है और छोटा कर दिया, अगली बार 1 है चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या करता है, द वैल्यू ऑफ i इज डिवाइडेड बाई 2 इन एवरी इटरेशन। द लूप रन्स वेरी फ्यू टाइम्स इवन इफ n इज लार्ज। लार्ज यानी n 16 था, उसके बावजूद भी वो 4 बार ही चला। तो ये क्या है, ये हमारे पास log n है, यानी लॉगरिथमिक जो टाइम है वो निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है
लीनियरिथमिक टाइम। लीनियरिथमिक टाइम में क्या है कि लीनियर भी चलेगा और log n भी चलेगा। इस केस में जो लूप है, ध्यान से सुनो कैसे चल रहा है, दो लूप है, नेस्टेड लूप। आउटर लूप है वो तो n टाइम चलेगा, लेकिन अंदर वाला लूप है वही हमेशा डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, आधी बार चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अंदर वाला तो चलेगा log n, ठीक है, क्या चलेगा, अंदर वाला तो चलेगा log n, लेकिन आउटर चलेगा n। तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, बिग O n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन गया। ठीक है, क्या कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर एंड लॉगरिथमिक ग्रोथ, अंदर वाला लॉगरिथमिक ग्रोथ हो रही है, ऊपर वाले की क्या हो रही है, लीनियर हो रही है। तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, लीनियरिथमिक टाइम हमने इसको नाम दे दिया है। इन लीनियरिथमिक टाइम वन लूप रन्स फॉर ऑल एलिमेंट्स एंड अनदर रिड्यूसेस डेटा। एक सबके लिए चलेगा और अंदर वाला क्या कर रहा है, यहाँ पर आधा तोड़ रहा है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द आउटर लूप रन्स फॉर ऑल एलिमेंट्स एंड द इनर लूप रिड्यूसेस इट्स वैल्यू फॉर हाफ ईच टाइम। हर बार अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल टाइम, इसके बारे में हम जान लेते हैं। 2 पावर n, 2 पावर n का मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है ना, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है ना। इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि आपके पास जो चेस बोर्ड होता है, ठीक है, चेस बोर्ड जो होता है, चेस बोर्ड के अंदर अगर आप खेलते हो चेस बोर्ड, तो उसके अंदर टोटल 64 स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। कितने होते हैं, 64 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, तो एक बार एक राज्य के अंदर एक राजा था, एक स्टेट के अंदर, और वहाँ पर क्या हुआ कि उसने अपने किसी जो भी उसके स्टेट का रहने वाला कोई बंदा था, उससे खुश होकर उसने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। तो उसने कहा कि सर मुझे काम करो कि आपके जो आपका जो चेस बोर्ड होता है, इसके अंदर टोटल जो 64 बोर्ड्स होते हैं, 64 जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, मान लो कि ये बना देते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से। तो क्या करेगा, उसने कहा कि पहले वाले में 1 दाना गेहूं का दे दो, दूसरे वाले में 2 दाना डाल दो, तीसरे वाले में 4 दाने डाल दो, उससे अगले वाले में क्या डाल दो, 8 दाने डाल दो, फिर 16, फिर 32, फिर 64, इस तरीके से क्या करो, डबल करते चलो। ठीक है, और जो 64th वाले में जो भी आएगा मैं वो अपना समेटूंगा और ले जाऊंगा। राजा बड़ा हंसा, राजा हंसा तो भाई उसने कहा कि भाई कितने दाने होंगे, ज़्यादा तो बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन जब इस तरीके से डबल किया गया तो ऐसा जो रिजल्ट ये निकला कि इतने दाने बन गए थे जितने उसके पूरे राज्य में नहीं थे। ठीक है, इतना ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रो किया। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल और जो नॉर्मली मैं देता हूँ कि एक एम्प्लॉय है, वो एक इंटरव्यू देने के लिए गया कोई बंदा, तो एचआर ने उससे कहा, सब कुछ जब फाइनल हो गया कि हाँ भाई इनको रखना है, तो सैलरी की बात कर रहा है उससे। सैलरी की बात करते रहे, उसको कहा कि देखो हम जो आपको सैलरी ऑफर करेंगे वो ये रहेगा कि हम फर्स्ट डे जो है आपको 1 पैसा देंगे, सेकंड डे 2 पैसा, फिर 4 पैसा, मैं रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ, फिर 8 पैसा, फिर 16 पैसा, फिर 32 पैसा, फिर 64 पैसा, इस तरीके से 30वें दिन आपका जो बनता है अमाउंट वो आपको दे देंगे। तो आप बताओ कि आपको ये जॉब अप्रूव जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं है। तो उसने कहा कि अब उसने तो क्या कहा, मैं बता देता हूँ उसने क्या कहा होगा। तो अगर इंटेलिजेंट होगा तो उसने कहा होगा बिल्कुल एक्सेप्ट है, क्योंकि ये अमाउंट है वो 1 करोड़ से ज़्यादा बन जाता है, 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा बन जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर 1 पैसे से हम शुरुआत करते हैं और उसको 30 दिन तक डबल करते हुए चलते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट वो बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितनी फास्टेस्ट ग्रोथ होती है। तो ये बहुत ज़्यादा तेज ग्रोथ है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा, अगर मैं उनको एनालाइज करूं तो सबसे फास्ट जो है, यानी कि सबसे फास्ट परफॉर्मेंस जिसकी रहेगी वो रहेगी बिग O 1 की, फिर रहेगी बिग O log n की, फिर रहेगी बिग O n की, फिर रहेगी बिग O, एक मिनट एरो का निशान भी लगा देता हूँ बीच में, बिग O n log n, फिर रहेगी बिग O n स्क्वायर, और फिर रहेगी बिग O 2's पावर n। ठीक है, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास फैक्टोरियल टाइम और भी ज़्यादा फास्ट है। मान लो कि आपके पास n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपके पास 100, तो फैक्टोरियल कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। n अगर आपके पास 100 है तो इस तरीके से चलेगा, 100 इंटू 99 डिवाइड बाई 98, सॉरी मल्टीप्लाई बाई 98, मल्टीप्लाई बाई 97, मल्टीप्लाई बाई 96, फिर मल्टीप्लाई बाई 95, इस तरीके से
इंटू 2 तक ये चलेगा, 1 से तो करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप देख लो कितनी बड़ी वैल्यू निकलती है। मतलब ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हमने देखी थी, अभी हमने पढ़ी थी 2 पावर n, इससे भी ज़्यादा फास्ट ये है। मतलब ये भी मतलब इससे भी ज़्यादा स्लो परफॉर्मेंस है इसका। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इन फैक्टोरियल टाइम वर्क ग्रोज इवन फास्टर देन एक्सपोनेंशियल टाइम। एक्सपोनेंशियल टाइम से भी ज़्यादा क्या है इसका जो ग्रो है वो ज़्यादा होती है। दिस इज द स्लोएस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट एक्सपेंसिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली और सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट, सबसे ज़्यादा महंगी इन टर्म ऑफ टाइम जो है वो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। कौन सी? फैक्टोरियल टाइम। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती है ये। सिंपल एग्जांपल के अंदर रिकर्सिव सी प्रोग्राम, रिकर्जन जो है उसमें हम लोग इसको काम में लेते हैं नॉर्मली। जैसे रिकर्जन फंक्शन हमने इसको बनाया, तो रिकर्जन फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, n इंटू फैक्टोरियल n-1। ये प्रोग्राम आप सब ने बनाया होगा जब आपने रिकर्जन फंक्शन पढ़ा होगा। तो इस रिकर्जन फंक्शन के अंदर ये जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब जो ग्रोथ इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है, लेकिन परफॉर्मेंस है वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा धीरे ये काम करेगा। एट द एंड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इंपॉर्टेंट नोट्स में अगर हम बात करें तो सबसे वर्स्ट केस कौन सा है? फैक्टोरियल n इज वर्स देन 2 पावर n, यानी एक्सपोनेंशियल जो ग्रोथ है उससे। इट इज यूजुअली अवॉइडेड इन प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स। नॉर्मली इससे क्या किया जाता है? प्रैक्टिकल प्रोग्राम से अवॉइड किया जाता है। किसको? फैक्टोरियल वाले को। ठीक है, चलिए अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बेस्ट टू वर्स्ट की केस की तरफ चलेंगे तो सबसे बेस्ट कौन सा है? ये, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये। और वर्स्ट से बेस्ट की तरफ चलते हैं तो वर्स्ट ये है, यानी सबसे स्लो जो है ये परफॉर्म करता है, लेकिन ग्रोथ सबसे फास्टेस्ट इसी की है, फिर इसकी 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 है और फिर इसकी है। ठीक है, कई बार ये ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, या इसके ऊपर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाएगा कि भाई आप बताओ कि जो बिग ओ नोटेशन है उसके अलग अलग टाइप्स हमको बता दो और एक्सप्लेन कर दो। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है, किसी स्पेसिफिक का एग्जाम्पल भी पूछ सकता है। तो ये जो है ये आपका बिग ओ नोटेशन है। ठीक है, अब आगे अभी खत्म नहीं हुआ है नोटेशंस, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशन है। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे हम बिग ओ नोटेशन रखते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था ना कि लोअर को ड्रॉप कर दो, कांस्टेंट को ड्रॉप कर दो, ये जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स हम लोग कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और कोई डाउट है तो आप डाल सकते हैं अभी, कोई भी डाउट हो। 1 मिनट का और टाइम दे देता हूं मैं आपको, कोई भी डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। हेलो ट्विंकल, सुबह तो बहुत शायरी हो रही थी, शायर हो रखे थे आप। चलिए कोई डाउट है तो फटाफट डालिए।